शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस ख्याल के साथ कि हंसे वो तो सितारों की चमक भी शर्मिंदा हो जाए, चले वो जिस भी रास्ते से वो रास्ता जिंदा हो जाए। वो ऐसा ख्वाब है जो ख्वाब होकर भी हकीकत है, उसे देखा है जब से सारी दुनिया खूबसूरत है। जाहिर सी बात है, ये किसी आशिक ने अपनी महबूबा के लिए ही कहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरुआत की सियासी जमातों के लोगों की तस्वीर को दिखा के, इन्हें चर्चा जो है सियासी है, तो सियासत में मोहब्बत कहां से आ गई। लेकिन जनाब, सियासत में भी तो मोहब्बत इख्तिदार से यानी सत्ता से की जाती है। और आज अपनी मोहब्बत के इंतजार में रात नींद नहीं आएगी हमारे बिहार के सियासतदानों को, और इसी पर हमारी चर्चा है। आइए शुरुआत। कयामत की रात, जी हां, और क्या खूब कहा भी गया है, एक नगमा भी है कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो कल का ये इंतजार जो है, आज रात कयामत की रात है। उम्मीद है कि कल सत्ता सुंदरी या कहें कि इक्तदार की ताकत जिसके भी पास आएगी उसके लिए ये रात बहुत अहम है, और जिसके पास नहीं आएगी उसके लिए भी ये रात बहुत अहम है। आज तमाम तरह की उधेड़बुन हो रही होंगी, तमाम तरह के जो दावे किए गए थे उस पर अब दलीलें सोची जा रही होंगी। और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है, बड़ा हल्का फुल्की हम चर्चा करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फर्ज कीजिए कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो हमारे मेहमान भी जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी ये विनम्र अपील करेंगे कि वो इस बात को लेकर के दलील बिल्कुल ना दें कि ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा वैसा जैसा तैसा कुछ भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा। और चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर वो एनडीए के लोग हों, सबके मन में आज रात यही उधेड़बुन चलेगी, और ये चलना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी तैयारी हो रही होगी कि अगर जीतते हैं तो क्या दलीलें होंगी, और हारते हैं तो क्या दलीलें होंगी। इस पर भी आज रात मंथन हो रहा होगा, करवटें बदल बदल के लोग यही सोचेंगे। और हमारे लिए भी, मीडिया के लोगों के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी आज की रात अहम है कि अगर कल यह हुआ तो क्या पढ़ेंगे, और अगर वो हुआ तो क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे। तो ये तमाम बातें होंगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए इस खास हमारे पैकेज के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस के लिए आज की रात होने जा रही है भारी। नीतीश जी, नींद कहां आएगी, चैन कहां आएगा। आज तो कयामत वाले वो रात है जो सोने नहीं देगी, बस बेचैन करते रहेगी, तड़पाते रहेगी और करवटें बदल की बातें भी छोड़ दीजिए, बस थोड़ा और करवट बदलिए, फिर तो सवेरा हो ही जाएगा। और फिर कार्तिक के कातिल महीने में दोपहरिया होते होते किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला, वो पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा। किसी का दिल गार्डन गार्डन होगा तो किसी का दिल टूटेगा। अब किसके साथ क्या होगा ये तो कल वाली बात है, लेकिन आज अगर कुछ बात है तो कयामत वाली रात की बात है, जो सोने नहीं देने
तो हमारी इलेक्शन डेस्क ने बहुत अच्छी बात लिखी कि बिहार की जनता ने किसे बेस्ट बनाया है और किसे वेस्ट बनाया है, बस कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा। वाकई आज की रात कयामत की रात है और बहुत सारे ख्वाब देखने की भी रात है कल के लिए, अच्छे ख्वाब बुरे ख्वाब, लेकिन नींद आए जब तो ख्वाब आए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हमने आज उन चारों राजनीतिक जमातों के, राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा है जो कि बिहार में भाग ले रहे हैं, बिहार के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ सुभाष पाठक जी होंगे जो जेडीयू के नेता हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुभाष ओझा जी को हम जोड़ेंगे बीजेपी से अपने साथ। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने शुरुआत में भी कहा, मैं आप चारों से जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम जो बात करेंगे कि फर्ज करें, मिसाल के तौर पर मान लें कि ऐसा होगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति हो सकती है। कोई नहीं जानता कल क्या हो, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम जो बात करेंगे उस पर हमें, इसी पर हम बात करेंगे। इसलिए हम आपसे भी ये विनम्र निवेदन करेंगे कि कम से कम इस पर आप जरूर अपनी बात कहें, लेकिन इस बात पे ना अड़ें कि नहीं जी ऐसा तो होने ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम हल्का फुल्का है, कल फिर बड़ी सियासी बातें करेंगे, कल और अलग समीकरण होंगे। सुभाष पाठक जी जेडीयू के हैं, महागठबंधन की अहम पार्टी है। धर्मेंद्र सिंह जी आरजेडी से हैं, कांग्रेस आरजेडी से हैं, कांग्रेस महागठबंधन की बड़ी पार्टी है। सुभाष पाठक जी से शुरू करते हैं। कल तक सुभाष जी, जो अभी तक जो दावे चल रहे थे, कल वो दलीलों में नजर आएंगे और आज ऐसा लगता है तमाम जेडीयू के नेताओं की भी रात यही उधेड़-बुन में गुजरेगी कि दावों को दलीलों में कैसे बदला जाएगा। दोनों स्थितियां कुछ भी हो सकता है। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? हम महागठबंधन की विजय मानते हैं जी, क्योंकि वहां पे महागठबंधन जो है बहुत ही शुरू से ही उसमें किसी प्रकार की कोई दरार नहीं थी, कोई विरोधाभास नहीं था जी, किसी प्रकार के उसमें महागठबंधन बनने में कोई अवरोध, कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ है। शुरू से सीटों के बंटवारे से लेकर के, गठबंधन होने से लेकर के और चुनाव प्रचार को लेते हुए जी, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार 243 सीटों पे इस महागठबंधन के नेताओं ने किया है वो अभूतपूर्व है और बड़ी ही विनम्रता के साथ बिहार की जनता के सामने अपने विकास की और सुशासन की, कानून व्यवस्था को सुधारने की योजनाओं को जिस प्रकार से रखा है वो बहुत ही सराहनीय है। जी, विपक्ष के नेता जो भाजपा पार्टी के बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा ये समय समय पे बिहार की जनता को भटकाने का, उनको बहकाने का, उनको फुसलाने का और समय समय पे उनको धमकाने का भी इन्होंने काम किया है। उसका जवाब बिहार की जागरूक बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, बिल्कुल कुछ ही घंटे बाकी हैं सुभाष जी, और वो जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ आरजेडी के हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जेडीयू के साथ आरजेडी का बड़ा अच्छा गठबंधन बना और जब कहा गया कि ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, लेकिन देखने में आया कि वाकई आरजेडी और जेडीयू के लोगों ने एक दूसरे के लिए काम किया, क्योंकि इस बार जीने मरने का सवाल था। जब पांचवा चरण पूरा हुआ धर्मेंद्र सिंह जी, तो लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में और साफ तौर पर कहा कि मेरा सीना आज चौड़ा हो गया है। फुल आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, उसके साथ वो नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं के बीच भी ये बात होगी, आज रात करवटों में कटेगी कि अगर ये हुआ तो क्या बोलना है और वो हुआ तो क्या बोलना है। कहीं ना कहीं ये मन में ये खदशा ये बना हुआ है अभी भी। स्वाभाविक बात है इमरान जी जी कि जिस दिन नतीजे आते हैं उससे पहले की रात सभी दलों के लिए सोचने का विषय होता है, लेकिन हम लोग बहुत आश्वस्त हैं जी। हमें जैसा आप कह रहे हैं कि नींद कम आएगी, करवट बदलेंगे, तो करवट हमारी उलझन में नहीं होगी। हम इसका इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी सुबह हो, काउंटिंग शुरू हो जी और नंबर पूरे देश के सामने आए। हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने जिस मेहनत के साथ 242 सीटों पे विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत से प्रचार किया, तमाम विरोधाभासों के बाद भाजपा के लोगों ने जैसे आरोप लगाया कि
नीतीश के साथ इनका स्वाभाविक गठबंधन हो ही नहीं सकता, उनको नेता मान नहीं सकते, तमाम आरोपों को मिथ्या बताते हुए लालू जी ने पूरी तन्मयता से, नीतीश जी ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी जी रहे हों, आदरणीय सोनिया गांधी जी रही हों, सब ने मेहनत किया और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। ठीक है, आप हमें जो नंबर चाहिए हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा नंबर हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, हमें किसी प्रकार की उलझन या दुविधा नहीं है। ठीक है, हम पूरी ये अच्छी बात है, आप आश्वस्त हैं, आपके नेता भी आश्वस्त हैं। लेकिन बहुमत से जिस तरह के कयास लगाए गए हैं, जिस तरह के कयास लगाए गए हैं वो अपने आप में बड़े बड़े अहम हैं और बड़े मजेदार भी हैं। जो कुछ भी बात होगी वो 10-15 सीटों में होगी। मामला अगर फंसेगा, अटकेगा तो 10-15 सीटों में ही होगा। उसको लेकर भी हम बात करते हैं। लाइन से चलते महागठबंधन के एक और साथी, एक और सहयोगी, बड़े साथी सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ हैं। कांग्रेस कैसे आज की रात को देख रही है सुरेंद्र जी? कांग्रेस बिहार में बहुत मजबूत नहीं है, महागठबंधन में जरूर साथी है। आप की रात अगर हम पूछें तो कैसे कट रही होगी? इमरान, बेहतर होता कि हमारे दो साथियों से आपने प्रश्न ले लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ले लेते, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा एक मोनोटोनस से थोड़ा मैं जरा महागठबंधन को पूरा कर लूं, मैं जरा महागठबंधन को पूरा कर लूं, फिर लौटता हूं, सुभाष ओझा जी के पास भी लौटता हूं। वही बात कही है जो मुझे भी आगे दोहरानी है, तो हो सकता है कुछ नई बात निकल करके नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जरा महागठबंधन को पूरा कर रहा था। जवाब दे सकूं, बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं बोल दूंगा। मैं महागठबंधन को पूरा कर लूं, फिर सुभाष ओझा जी के पास जाता हूं। आप महागठबंधन में हैं ना, इसीलिए। आवाज जा रही है इधर से? लगता है सुरेंद्र जी के पास हमारी आवाज पहुंच नहीं है। सुभाष ओझा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुरेंद्र जी के पास हमारी आवाज पहुंच नहीं है। सुभाष ओझा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुरेंद्र जी मुझे सुन रहे हैं शायद। मैं सुभाष जी के पास आता हूं। मैं कह रहा हूं सुरेंद्र जी कि हम जरा महागठबंधन को पूरा कर लें, उसके बाद जाते हैं बीजेपी के पास। इसलिए आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी रात आज किस तरह की होगी, कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस देखिए इमरान, 128 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने तमाम झंझावत, तमाम खुशियां, तमाम गम एक साथ झेले हैं और कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ती आई है। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस का इतिहास सबको मालूम है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत के विकास की गाथा कांग्रेस के नेतृत्व में ही लिखी गई है जी। आज अगर आप यहां पर देखेंगे तो सारी चीजें कांग्रेस को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और जितने जूनियर पार्टनर, सीनियर पार्टनर की जैसी कोई चीज नहीं है। हम लोगों का गठबंधन एक तरीके से इस तरीके का है कि पानी से मिलके पानी, अंजाम ये के पानी। अब पानी में कोई कितनी भी लाठी मारता रहे, पानी मेरे ख्याल से अलग नहीं होता है। तो यहां पर जो बात सुभाष जी ने कही, जो बात हमारे धर्मेंद्र जी ने कही, आरजेडी के साथी ने कही, हम लोग बड़े स्पष्ट रूप से आश्वस्त हैं। आज की डेट में मतदाताओं ने हम लोगों का भाग्य जो है ईवीएम में बंद कर दिया है। इस वक्त जो है ज्यादा परेशान होने के नहीं, चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोगों के मित्रगण हैं वहां पर, वो तमाम तरीके के काले जादू में माहिर हैं। लेकिन लालू जी कह चुके हैं कि भाई वो बहुत बड़े तांत्रिक भी हैं, वो झाड़ फूक करके भगा देंगे। तो इनका काला जादू अब चल नहीं पाएगा। भ्रमजाल और इंद्रजाल जो इन्होंने 2014 में कर लिया था, एक बार कर लिया। अब बिहार की जनता जागरूक है पूरी तरीके से। बिहार पहला हिंदुस्तान का क्या दुनिया का माना जाता है कि पहला गणतंत्र रहा होगा, वैशाली का जो गणतंत्र था। तो आज की डेट में बिहार ने पहले से आजादी के आंदोलन से भी रास्ता दिखाया है पूरे देश को। और आज भी बिहार जो है एक नए आंदोलन के लिए, नए आजादी के आंदोलन के लिए रास्ता दिखाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी से, झूठ से, भ्रष्टाचार से, असहिष्णुता से अपने आप को कल की डेट में देश को निजात दिलाने का काम करेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, हम सुभाष ओझा जी के पास भी चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले लेते हैं। जब मैं लौटूंगा तो सुभाष ओझा जी से पूछूंगा कि जो भ्रमजाल इन्होंने फैलाया हुआ है, जो इल्जाम लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी,
वो भ्रमजाल क्या वाकई भ्रमजाल है, या आज बीजेपी और जिस तरह से बात की जा रही है कि जादू टोना और सबसे बड़े तांत्रिक हैं लालू जी जो बीजेपी के सारे जादू को खत्म कर देंगे, तो क्या आज की रात बीजेपी करवटें बदलेगी, ख्वाब देखेगी, या फिर जो इल्जाम लगाया जा रहा है जादू टोना करेगी? कौन बनेगा बिहार का बाहुबली? आज रात कयामत की रात, सुबह तक ये साफ हो जाएगा, लेकिन आज की रात बहुत अहम है। और जैसा कि कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी ब्रेक से पहले इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी और एनडीए के लोग सियासी जादू करने में माहिर हैं, लेकिन एक बात और आई है, ये भी मैं अगला सवाल पूछने से पहले सुभाष जी से ये बता दूं कि जिस तरह से नए आंकड़े आए हैं, जो नए एग्जिट पोल, 7 एग्जिट पोल करीब करीब ये बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। जी हां, ये अभी ताजे ये खबर है, ताजा ये आंकड़े हैं। इसी सवाल के साथ जाता हूं सुभाष ओझा जी के पास। कैसी होगी आपके लिए रात? एक खुशी की भी बात है आपके लिए, एनडीए के लिए, और आप पर जो इल्जाम लगा है कि आप लोग सियासी जादू में माहिर हैं और लालू सबसे बड़े तांत्रिक हैं, क्या कहेंगे? इमरान जी, हमारी बात यदि आप तक पहुंच रही हो? जी पहुंच रही है, बोलिए। इमरान जी, बात पहुंच रही हो तो अभी पता चला जी, अभी पता चला कि लालू जी तांत्रिक भी हैं। एक नई योग्यता उनके बारे में पता चली है, और तंत्र के बारे में सुभाष ओझा जी, ये नई योग्यता नहीं, बड़ी पुरानी योग्यता है। जिस तरीके से नई योग्यता अभी पता चली है कि वो तांत्रिक हैं, और जबकि भाजपा तो कर्मयोगियों का संगठन है। अच्छा। भाजपा पूरी तरह से कर्मयोगी है, ठीक है, और भाजपा ने कर्मयोग के बल पर ही वहां विकास के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से अभी एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, और हम आपको बधाई देना चाहते हैं, बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से कल का सूरज जब उगेगा तो एक नई सुबह और नए विकास के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, कल से तो हम मुझे लगता है उम्मीदें हैं। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, कल का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, एग्जिट पोल बता रहे हैं, और हमारे नेताओं का जो कर्मयोग है वह आपको सबके सामने दिखाई पड़ेगा। बिहार की जनता स्वागत के लिए खड़ी है। आप सभी को बधाई। लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि और हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी के जो हमारे भाई हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बधाई। हाँ, ये तो बीजेपी जो बनने जा रही है, ये तो बीजेपी ने दिल्ली में कर भी लिया है। बीजेपी के लोगों ने दिवाली मिलन समारोह में खूब मिठाई खाई, और इस बात की खाई कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है। बिहार में पहले ही मिठाई वगैरह खा ली गई है। बहुत अच्छा आत्मविश्वास, अच्छी बात है। लेकिन आपसे भी जानना चाहता हूं कि आज की रात, ये कयामत की रात, इस बात की उधेड़बुन में भी कटेगी कि कल सिद्धांतों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उन पर कैसे दलीलें तैयार होंगी। क्या मानते हैं आप? क्योंकि सियासत में सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है और देखा भी गया है। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिद्धांतों के बल बूते पे ही राजनीति की है, और ये आपको पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से विकास को लेकर बात की, पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे बिहार का युवा और वहां के पूरी जनता एक साथ दिखी। और आपको ये दिखाई पड़ा होगा कि जब भी मोदी जी के बड़े कार्यक्रम बिहार में हुए, उनमें कितनी जनता ने कितना प्रेम दर्शाया है, उमड़ के जनता आई है। और वहीं पर लालू जी की रैलियों को देखा होगा आपने, उसमें बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही थी, बुलाने पर भी लोग नहीं आ रहे थे। निश्चित रूप से ये महागठबंधन फेल हो गया है, और आगे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए निराशा स्वाभाविक है। और हमारा आशावान होना ही नहीं, हमारा विश्वास से भरपूर होना भी लाजमी है। बिल्कुल। मैं यहाँ सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं लौटता हूं सुभाष जी और धर्मेंद्र जी की तरफ। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? हर पार्टी अपनी अपनी बात कह रही है और इनको कहना भी चाहिए। रही बात जो दूसरी तंत्र और मंत्र की बात थी, आप ही ने आज पहली बात कहा था कि आज चैनल पे बहस जो होगी वो एक हल्के फुल्के ढंग से होगी, लेकिन हमें तो लगता है कि चूंकि भारतीय राजनीति को जो समझने का भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, वहां इनके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं है। दिमाग से बातें करते हैं तो करें, कल तक की बात और है। बिहार के लिए तो कल तक बात और करेंगे। दूसरी बात, जो पूरे देश में बयार चल रही है विकास की,
तो ये भी अपने आप में सच है कि इन लोगों ने बयार तो चला ही दी, अरहर की दाल को ड्राई फ्रूट बना दिया 2-1.5 साल के अंदर अंदर। अब आप बताइए, अरहर की दाल जो आम एक गरीब जनमानस का खाना होती थी, उसको ये लोग ड्राई फ्रूट बना दिए, तो विकास तो है ही है। 2014 से पहले जिस महंगाई का नाम डायन होता था, उस महंगाई का नाम 2014 के बाद विकास रख दिया इन लोगों ने। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सवाल ये भी देखा गया, ये बात भी देखी गई, सुरेंद्र जी बदल दीजिए आप लोगों के, ये बात भी देखी गई कि महिलाओं का परसेंटेज हर चरण में बिहार में बढ़ता दिखाई दिया मतदान में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किसके लिए फायदेमंद होगा? ये निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। हमारा जो गठबंधन है, जो नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 सालों में वहां गांव-गांव में बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिलें बांटी, आप इस चीज को देखिए, जिसकी वजह से बिहार भयमुक्त हुआ, कानून का शासन बिहार में चला। कानून के शासन के साथ साथ जिस प्रकार से वहां की बेटियां पढ़ लिख करके जो आगे आई हैं, साइकिल की एक जो क्रांति हुई है वहां पर आप देखेंगे कि गांव-गांव से बेटियां हायर एजुकेशन के लिए गई हैं। वही बेटियां तो वोट डालने के लिए आई हैं। तो कहीं महिलाओं की बढ़ती जो परसेंटेज है वोटिंग की, वो निश्चित तौर पर महागठबंधन की ओर झुकने का इशारा करती है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं में आत्मविश्वास को जगाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, और महिलाओं का आत्मविश्वास को जगाने का काम कांग्रेस के यूपीए के शासन काल में जिस तरीके से हुआ, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हों, चाहे वो बाकी, मैं सुभाष जी के पास चलता हूं, तो वहां से ये जो एक संदेश जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का अगर सही कहीं काम हो रहा है तो वो नीतीश कुमार के शासन में हुआ है। ठीक है सुभाष जी, आज की रात कयामत की रात, रणनीति की रात भी है। कल के लिए रणनीति भी सोची जा रही होगी, कम से कम दिलो दिमाग में मंथन तो चल ही रहा होगा। फर्ज करें कि कल ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस तीसरे मोर्चे को जो आपसे नाराज होकर अलग लड़ा, फर्ज करें कि 10-15 सीटों पर भी अगर मामला अटकता है, ये हमने शुरू में कह दिया था कि आप इसको आप अभी मत नकारिएगा कि अरे नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा। हम ठीक है, हम आपकी बात मान गए कि बिल्कुल आप ही जो आ रहे हैं सत्ता में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या उस तीसरे मोर्चे की मदद ली जाएगी? उस तीसरे नाराज मोर्चे को मनाने की भी रणनीति आज बनाई जा रही होगी? इमरान जी, कयामत की रात नहीं है, ये मतगणना के पूर्व की रात है जी। रणनीति यहाँ राजनीति में पल पल पर बनती रहती है और उसमें बिगड़ती रहती है। ठीक है, हम लोगों को जो महागठबंधन है सब अनुभवी नेता हैं। 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी वहाँ रहे हैं, बिहार की जनता की सेवा किया है। 10 वर्ष लगातार नीतीश कुमार जी ने जनता की सेवा किया है। कांग्रेस के साथी भी शासन और प्रशासन चलाने में माहिर हैं, अनुभवी हैं। इसलिए हम लोगों को रणनीति बनाने का कोई वो नहीं है। रणनीति तो उस व्यक्ति को बनाए कि जिनको हाथ में पहली बार कोई सत्ता आ गई बहुमत की, तो ये सरकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को चलाना ये बड़ी बात है, जो कि केंद्र में दिखाई पड़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने उम्मीदों पे उनको वोट देने का काम किया। कांग्रेस के शासन से कुछ लोग नाराज थे, इसलिए उनको देने का काम वोट किया। अब वो अपनी सफलता पे इतरा रहे हैं। वो सफलता का मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है वो आत्मसात किया नहीं है भारतीय जनमानस ने। वो केवल उम्मीदों पे था। उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, चीजें सस्ती होंगी, पाकिस्तान डूबकेगा और यहाँ पर जो है रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को, काला धन वापस आके 15 लाख रुपए जमा होगा। इन सब बातों को लेकर के किसानों को 1.5 गुना दाम मिलेगा। इन सब बातों को नरेंद्र मोदी जी को वोट मिला था। लेकिन देखने में आया है 18 महीने बीत गए इमरान जी, मोदी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जनधन की बात करते हैं, ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, ये चुनाव पूर्व एक दिन का वादा नहीं था, कोई वादा नहीं था, कोई वादा नहीं था। वापस और ये सुभाष ओझा जी बोल रहे हैं काला धन पकड़ा गया है, पता लगाया गया है, लेकिन इनकी नाक के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा से जितना इन्होंने पता लगाया उतना धन यहाँ से चला गया विदेश में।
ठीक है, देखना जनता के सामने है। बिल्कुल। बिहार में कहने का मतलब ये है पूरे हो गए, कि हम इन लोग आरोपों वहाँ पर हम और बात करेंगे। 10 वर्ष से कल तो परिणाम का दिन है, सुशासन करने का काम कर रहे हैं। कल तो परिणाम का दिन है, सुशासन का काम कर एक रहे हैं। ब्रेक वहाँ मैं यहाँ पर लेता हूँ कानून व्यवस्था और ब्रेक का से काम जब किया है। लौटूंगा, जब मैं ब्रेक से लौटूंगा तो हम बात करेंगे हमारे चारों मेहमानों से कि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं या जिस तरह की बातें सामने आ रही है एग्जिट पोल के जरिए, उससे आप लोग कितना सहमत हैं। हालांकि सब अपने अपने आधार पर अपनी अपनी बात से अपने अपने पक्ष के एग्जिट पोल से सहमत होंगे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10-15 सीटों का ही खेल है। अगर कोई इसमें अटक गया तो क्या किया जाएगा, किस तरह के ऑप्शन होंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो बिहार में राजनीतिक पार्टियों के लिए आज कयामत की रात, आज रणनीति की रात, आज मंथन की रात, आज दावों को दलीलों में बदलने की रात। और हमारे साथ 4 मेहमान, खास मेहमान सुभाष पाठक जी जेडीयू से, धर्मेंद्र सिंह जी आरजेडी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से और सुभाष ओझा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। आरजेडी से धर्मेंद्र सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र जी, जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती हुई, गठबंधन हुआ, दोनों साथ में मिलकर लड़े, फर्ज कीजिए कुछ नुकसान होता है तो किसको दोषी माना जाएगा, किसको दोष लगाया जाएगा? देखिए इमरान जी, जी इस तरह की किसी नुकसान की कहीं कोई आशंका नहीं है जी। इसको लेके भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने तमाम तरह का दुष्प्रचार किया जी। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी ने एक साथ जिस परिपक्वता के साथ चुनाव प्रचार किया, तमाम बातों को, बहुत सारी अड़चनें ऐसी थी। अभी हमारे साथी सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने शहर के माध्यम से भी कहा उसको जी कि पानी को पानी में मिलाने से पानी ही बचता है। उसमें कहीं इस तरह की कोई आशंका ही नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप का मतलब नहीं। लालू जी ने अपने सभी कमोबेश सभाओं में नीतीश को छोटा भाई और मुख्यमंत्री माना है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, जो कल के बाद देश देखेगा भी जी, कि बिहार की सत्ता आदरणीय के हाथ में होगी, लालू जी देश में निकलेंगे। और भाजपा ने जो वादा खिलाफी की है देश की जनता के साथ, पूरे देश में वो निकलेंगे, उनकी पोल खोलने का काम करेंगे, जनता में अवेयरनेस लाने का काम करेंगे। लालू जी बिहार से बाहर निकलकर जागरूक करने का काम बड़े पैमाने पे करेंगे। और कल के बाद, कल परिणाम आने के बाद में देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा मिलने जा रही है, जो हमेशा बिहार से तमाम बार शुरुआत हुई है, कल फिर होने जा रही है। ठीक है, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। आप आश्वस्त हैं, अच्छी बात है। पूर्णिया का रुख करते हैं, बिहार का रण है, बिहार का ही रुख कर लेते हैं। पूर्णिया में हमारे साथ दिलीप कुमार दीपक जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिलीप जी, अभी जो ताजा एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें 7 एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या मंथन चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, क्या उम्मीदें हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं दिलीप जी? दिलीप कुमार दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। हम दोबारा उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे और बिहार चलेंगे। बिहार का रण है, बिहार पे बात होगी, बिहार से बात होगी। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं। सुरेंद्र जी, फर्ज किया जाए अगर तीसरा मोर्चा जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं, उसे कुछ सीटें मिल जाती हैं, इधर महागठबंधन में कुछ सीटों का नुकसान हो जाता है, फर्ज कीजिए, तो क्या महागठबंधन को मुलायम सिंह मदद करेंगे? क्योंकि बड़े नाराजगी के साथ वो अलग से लड़ रहे थे, बेइज्जती की बात कही थी उन्होंने। इमरान भाई, राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता जी, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं जी, कि जब बुआ के मूछें होंगी तभी उसको चाचा कहेंगे। अच्छा, आज की डेट में तो अब बुआ तो बुआ है, चाचा कैसे कह दें उसके जब उसके मूछें ही नहीं है। जी, तो कल जब आप वास्तविक स्थितियां आएंगी, आज की डेट में हमें बड़ा स्पष्ट रूप से हमारा मत है, गंभीर मत है कि हम लोग
कहीं ना कहीं एक सिंपल मेजॉरिटी से कहीं बहुत बेहतर कर रहे हैं। इस समय मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं फंसूंगा जैसे हमारे विपक्षी मित्र फंसते हैं, और वो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, भाई उनका वो जाने। जिस तरीके से देश में एक परंपरा सी हो गई है राजनीतिक दलों का झूठ बोलना और उनको उस झूठ को झुठलाना बाद में कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, ट्विटर ने तोड़ मोड़ के पेश कर दिया। अब विजय वर्गीस का बयान देख लीजिए, परसों शाहरुख खान को उसने जो लानत मलामत की और उसके बाद शाम को कह दिया, जब इनका ज्यादा विरोध हुआ तो शाम को कह दिया नहीं साहब मेरे बयान को ट्विटर ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। अरे भाई ट्विटर पे आप खुद लिखते हैं तो तोड़ेगा मरोड़ेगा कौन? तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड चला दिया है देश में झूठ बोलने का, अरे अभी तक तो बचना चाहते हैं। अभी तक तो सुरेंद्र जी आरोप पत्रकारों पर लगते रहे कि पत्रकार हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से जुमलेबाजियां ना हो। हम लोग कभी नहीं कहते, अभी तक तो ये आरोप पत्रकारों पर लगते रहे कहते कि हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे। हम लोग अब तो ट्विटर भी तोड़ मरोड़ के पेश करने लगा, या अब ट्विटर भी तोड़ने लगा। अब तो ट्विटर का भी बताने लग गए इमरान भाई। जी, या ट्विटर ने जिसमें आपने खुद लिखा वो भी कहने लग गए कि हम ये ट्विटर ने तोड़ मरोड़ के, ये बड़ा एक नया ट्रेंड चल गया है। मैं आपसे बताऊं 2013 से ये झूठ की एक फैक्ट्री लग गई है सोशल मीडिया पे, जिसको कि मिशिगन में एक लगभग 1.25 लाख लोग जो ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जिनको सैलरी दी जाती है, उन सैलरी पेड एम्प्लॉइज के द्वारा पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे इस तरीके से ऐसा करने की बात आ गई कि जैसे भारत में इससे पहले 2014 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है। 1948 से लेकर 1952 तक जितनी भारत में साइकिलें थी इमरान साहब जी, जितनी साइकिलें थी उससे 10 गुना ज्यादा आज की डेट में 4 पहिया है हिंदुस्तान में। जी ठीक है। आप विकास की बात करते हैं, आप बात करते हैं दुनिया में, कहते हैं कि साहब दुनिया में एक स्कैम इंडिया हो गया था पहले, अब स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तरीके की ठीक है सुभाष, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है करते हैं जी, तो एक तरीके से भारत की छवि को नीचा करते हैं। ठीक है, और भारत की छवि को नीचा दिखाने की कोशिश, आपका इल्जाम। आज की डेट में हमारे साथ बीजेपी से सुभाष ओझा जी भी हैं। 5 लाख भी नौकरी नहीं दे। सुभाष जी मेरा आपसे भी वही सवाल कि क्या एनडीए को विकास की बात शुरू की थी इमरान साहब इन लोगों ने, और गाय पर आ गए, गाय के बाद अपनी मां को दलित बना डाला प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, चुनावी नोक-झोंक हमने बहुत की, गैया से लेके मैया तक आ गए। और पहले तो पिछड़े थे, घांची जाति के थे, बिल्कुल उस पर जनता का, उस पर आवाम का रिएक्शन कल समझ में आ जाएगा, कल पता लग जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनावी नोकझोंक से ऊपर हम आ जाएं। अब कल के बारे में हम ये फर्ज करें कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। आज का हमारा मौजूद यही है। सुभाष ओझा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा वही सवाल कि मुलायम सिंह यादव और शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बनाकर लड़े, कहीं एनडीए को कुछ दिक्कत हुई? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, कल जो होगा वो तो होगा। अलग है जी, इमरान साहब, शरद पवार ने हालांकि अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है, शरद पवार ने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सुभाष ओझा जी कि कल अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या एनडीए तीसरे मोर्चे की मुलायम सिंह यादव जी की मदद लेगा, या मुलायम जी आपके पास आ सकते हैं, मुलायम जी आपके साथ आएंगे, और अगर आएंगे तो यूपी में उसका क्या इफेक्ट होगा लगता है आपको? इमरान जी, अभी बात हो रही थी कि ये तीनों पार्टियां मिलकर पानी के स्वरूप में आ गई हैं जी, और मुझे विश्वास है कि कल पानी भाप बनकर उड़ेगा। ठीक, वाह, और जब दलील भाप बनकर उड़ेगा तो आपको पता है कि जब सारे लोग भाप बन के उड़ जाएंगे, बीजेपी बचेगी। तो बीजेपी जब पूर्ण बहुमत से आ रही है तो उसमें जरूरत ही नहीं है किसी और की बात करने की। ठीक है, राजग जी और अपना संगठन पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो और किसी की संभावनाओं से हम तो इनकार करते हैं। ठीक है, आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था, आज तो सारी बातें उसी पर हो रही, कयास आराइयों पर हो रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। हमारे साथ दिलीप कुमार दीपक जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार से पूर्णिया का हम रुख करते हैं। दिलीप जी, एग्जिट पोल जो हैं अभी ताजे, वो एनडीए के फेवर में दिखा रहे हैं। आप लोग क्या मानकर, क्या सोचकर चल रहे हैं, और क्या कुछ मंथन होगा, चल रहा है आज दिलो दिमाग में रात में?
आवाज थोड़ा लेट पहुंच रही है उन तक, शायद उम्मीद है कि वो हमें सुन पा रहे हों। बढ़त जो है जी, वो ये साबित करती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और युवा पीढ़ी के लोग भाजपा की ओर और एनडीए गठबंधन की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिलीप जी, चुनावी रैली खत्म हो गई है, ये कयामत की रात है, कल परिणाम है, इसलिए ये वाली बातें ना करते हुए आप इस पर रोशनी डालिए कि कल के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, आप लोग क्या मंथन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जी जी दिलीप जी। हम तो यही समझ रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की जीत होगी। जी, एनडीए गठबंधन की जीत होगी और अगर एनडीए गठबंधन की जब जीत होगी जी तो न केवल बिहार बल्कि दिल्ली तक में जश्न मनाया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन अगर 10-15 सीटों का, जो कि एग्जिट पोल भी बताते हैं कि मामला चाहे गठबंधन हो, महागठबंधन या फिर हो एनडीए, इसमें फंस सकता है, वो हालात आपको दिखते हैं उस तरह का? क्योंकि कांटे का मुकाबला है, अभी भी मुकाबला एक पक्षीय नहीं है, या ये बात कि एक 80-85 पे सिपट जाए और एक बहुमत के करीब पहुंच जाए, वैसा नहीं है। मुझे यह सच है कि मामला कांटे का है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि एनडीए की ही विजय होगी और एनडीए ही बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज होगी। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, आवाज काफी अंतराल से आप तक पहुंच पा रही है, हम उम्मीद करेंगे कि हम फिर आपके पास लौटें। सुभाष जी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, सुभाष ओझा जी भी हैं हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें सुभाष पाठक जी से, जेडीयू के हैं आप, बिहार में सत्ता का मजा ले रहे थे, सत्ता को अपने ढंग से चला रहे थे, चुनाव के दौर से अब आप गुजरे और जिन उम्मीदों के साथ एक बार अगर फिर सत्ता मिलती है तो उस क्या एक नई रणनीति होगी, क्या एक नई तैयारी होगी? क्या आज की रात इस पर भी मंथन हो रहा होगा, एक नए रूप में हमें आना है? जी, और बिहार में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, इतना आसान नहीं है कि मामला आपके पक्ष में आ जाए। टक्कर में बता रहे हैं, ये भी मैं उनके लिए समझिए हमारे पे बहुत बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे लोग कहीं नहीं है। इमरान जी, सत्ता का आनंद हम लोग नहीं लेते हैं जी। हम जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, ये वर्ग दबा और कुचला है, शोषित और वंचित है। ये वर्ग 80 और 85% की संख्या में है। हम इनकी सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं, हम आनंद मनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक दल यहाँ पे हैं, जो 15% लोगों की राजनीति करते हैं, ये उनकी गरीबों की बात करके ये आनंद का काम करते हैं, आनंद और मजा लेने का काम करते हैं। हम लोग बिहार की जनता की सेवा किए हैं और उसी जनता की सेवा का व्रत लेकर के बिहार को विकास की पटरी पर ले जाने के लिए, वहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, न्याय के साथ विकास करने के लिए और महिलाओं का जो वहाँ उत्थान हुआ है। इमरान जी, आपने ये देखा है अपने चैनल के माध्यम से कि बिहार में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का जी, इसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके बिल्कुल ये बात हमने देने का काम किया है। उसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो महागठबंधन है, जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने महिलाओं को पंचायत में, जो महिलाएं अपने घर के डेहरी से बाहर नहीं आती थी,
उनके हाथ में गांव के विकास के क्षेत्र के लेकिन विकास बीजेपी करने तो का ये उनको मानकर चल बागडोर रही सौंपा है, एनडीए तो ये पंचायत मानकर चुनाव चल में रहा है बिहार एक कि ऐसा महिलाओं राज्य का है बड़ी तादाद में जहां पे निकलना हर फेज 50% में वो हमारे फेवर में गया है। हम कह रहे हैं खुशफहमी पालना, ये कोई इसमें कोई टैक्स नहीं लगता इमरान जी, लेकिन जो हकीकत है मैं उसको बता रहा हूं कि वहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए जो कोई काम किया है वो नीतीश कुमार जी ने किया है। पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया है, बालिकाओं को साइकिल दे करके उनको उच्च शिक्षा में ले जाने का, उनको शिक्षा में देना, ये बिना भेदभाव के कि कौन गरीब का लड़की है, कौन अमीर की लड़की है, कौन दलित की लड़की है और कौन मुसलमान की लड़की, कौन हिंदू, ये सब नहीं देखते हुए समान रूप से सभी लड़कियों को साइकिल। आज आप देखिए बिहार के अंदर सुबह 7 बजे से सड़कों पर साइकिलें और रंग बिरंगे कपड़ों में लड़कियां पहन के जब कॉलेज जाती है, स्कूल जाती हैं, तो लोग नीतीश बाबू का नाम लेते हैं। ये नीतीश बाबू। बिहार एक राज्य है जहां वहां कानून का राज चलता, वहां व्यक्ति का राज नहीं चलता है। आप देखिए इन सब चीजों को देखते हुए बिहार की जो जागरूक जनता है, वहां के जर्रे जर्रे में राजनीति है, वहां की जागरूक जनता ने इस महागठबंधन को अपना विश्वास देने का काम किया है कि आप देखिए कल उसका जब वोटिंग का आपका परिणाम आएगा, मैं लौटूंगा तो सुभाष चौधरी से पूछूंगा कि वो इन दावों पर क्या कहेंगे और महिलाओं को जिस तरह से लड़कियों को साइकिल दी गई है उसका असर क्या नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हुए बीजेपी देख रही है। महिलाओं की तादाद जिस तरह से चुनाव में वोट देने उतरी थी, क्या बीजेपी उसे अपने पक्ष में देख रही है? इस पर मैं लौटता हूं सुभाष ओझा जी के पास, बीजेपी के नेता हैं। हम बात करेंगे सुरेंद्र जी से भी, हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी से भी, सुभाष पाठक जी से भी। करीब 9 घंटे बाकी हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी धुंध छट जाएगी, लेकिन आज रात नींद किससे आएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या खूब कहा किसी ने कि अगर नींद मिल जाए तो भेजना जरूर, बहुत सारे ख्वाब अधूरे हैं अभी, तो बहुत सारे ख्वाब कल परवान भी चढ़ जाएंगे और कुछ अधूरे भी रह जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के सुभाष ओझा जी भी हैं। सुभाष जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो नीतीश कुमार जी ने साइकिल बांटी है लड़कियों को और जो काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर, उसका असर है कि महिलाएं जबरदस्त तरीके से निकली। इल्जाम वो आप पर लगाते हैं कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं चीजों के, उसका नुकसान भी एनडीए को यानी बीजेपी को भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आप ये जानते हैं कि गैस की सब्सिडी, पेट्रोल और डीजल में घटते दाम, खुलते खाते आम आदमी तक जो पहुंचे हैं, उसके साथ ही जंगल राज लगा कि अब समाप्त हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी जब बिहार में उतरे तो वहां की महिलाओं ने, वहां के युवाओं ने, वहां के बुजुर्गों ने जिस तरह से स्वागत किया है, जो आह्लादित है, पूरी भाजपा आह्लादित है, पूरा देश देख रहा था कि निश्चित रूप से जो उत्साह दिखाई पड़ा है उन महिलाओं में, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से वो लोग बढ़ चढ़ कर आए हैं और इसके आंकड़े भी हमारे पास रहे हैं कि उन लोगों ने कितना उत्साह दिखाया है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से जंगल राज पर बीजेपी का, के साथ ये बात कहते हैं, जिस तरह से जंगल राज पर बीजेपी का मामला के लिए पहले 2 फेज में जमता नहीं दिखा तो पार्टी को अपनी लाइन भी बदलनी पड़ी थी। जिस तरह की बातें सामने आई, जाति पर आना पड़ा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, उनके सीधे निशाने पर जो रहे नीतीश और लालू, वो भी दिखा उनके भाषणों में। और यहां तक हो गया कि अमित शाह ने कह दिया पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो इस तरह की लाइन भी बीजेपी को अपनानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जंगल राज वाली बात जो आप शुरू में उठा रहे थे वो पची नहीं बिहार की जनता को? पहले 2 फेज में के बाद जिस तरह से बीजेपी परेशान दिखी, उस पर मैं बात कर रहा हूं। वहां की हालत जो दिख रही है जी, वहां पर स्कूल जाने के लिए साइकिल तो मिली लेकिन स्कूल नहीं मिला। पता चला वहां पर बच्चे तो पहुंचते हैं, टीचर नहीं पहुंचते। जो सुशासन की व्यवस्था वहां नहीं है, जो जंगल राज रहा है, और जंगल राज को पूरी तरह से यदि ठीक से बताया जाए तो ये देखा जाएगा कि कानून और व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट रही है। इन स्थितियों को देखते हुए उन महिलाओं ने सोचा कि अब तो निश्चित रूप से मोदी जी यहाँ पर आके जिस तरीके से उन्होंने भरोसा दिया है, विकास की पटरी पर बिहार लौटेगा और महिलाओं को, उनको इज्जत की
जिंदगी मिल सकेगी। जी। इसलिए वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ऐसा तो विषय को भटकाने की बातें और हैं, लेकिन कल के परिणाम से आप आश्वस्त होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल भी आपको बता ही रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि महिलाओं ने जो सम्मान की बात की है, महिलाओं की बात जो आगे बढ़कर किया है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र जी। ओझा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, जिसको कहते हैं ना कि पास हो नर्स तो बीमार का हाल बड़ा अच्छा है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है जी। तो ये गालिबन ये ख्याल अच्छा है, बेहतरीन की बातें हैं। महिलाएं आज की डेट में, इमरान अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपके घर में या आप जहां जहां जिन जिन महिलाओं को आप जानते हैं, वो आपसे राजनीति की बात करती हैं या घर की चूल्हा चौकी की बात करती हैं, प्याज लहसुन की बात करती हैं, दाल की बात करती हैं, या ओबामा को ओबामा कहा इसकी बात करती हैं? आज की डेट में हमारे मित्र हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा ही करना भी चाहिए। अपने अपनी पार्टी का पक्ष अगर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा काम। लेकिन ये मित्र भूल जा रहे हैं कि 60 रुपए की दाल 210 रुपए में करके ड्राई फ्रूट के लेवल पे दाल को ले आए हैं। ये भूल जा रहे हैं कि 10 रुपए और 15 रुपए किलो का प्याज 80 रुपए करके ये कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को। ये भूल रहे हैं कि मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि जाति में जकड़े हुए बिहार ने क्या था, 40 दाल के मुद्दे को लिया, आपके दाल के मुद्दे को उसने लिया, उस तरह से रिएक्ट किया जाति में जकड़े हुए बिहार। यहाँ पर इमरान मेरा प्रश्न एक है जी, मेरा एक प्रश्न आपसे भी है। जाति में जकड़ा हुआ बिहार है, लेकिन बिहार बहुत इनलाइटन है जी। बिहार को आप जाति में धर्म में जकड़ा हुआ नहीं, इतनी कोशिश कर ली। मैंने कहा ना, गैया से लेके मैया तक आ गए सब लोग। भाई सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घांची जाति से हैं, जो कि 1993 तक अगड़ी जाति होती थी, 1993 के बाद पिछड़ी जाति हुई है। तो पहले तो वो अगड़े से पिछड़े बने और उसके बाद इस चुनाव में उन्होंने अपनी माताजी को दलित बना दिया। बहुत स्पष्ट रूप से आप देखिए कि आप विकास के मुद्दे से कहां आ गए, और उसके बाद जब वहां पर भी काम नहीं चला तो गाय के मुद्दे पर आ गए, और फिर जब गाय से भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान के पटाखों के मुद्दे पर आ गए। ठीक है, ये पटाखे स्मगल कौन करेगा? जी बिल्कुल, हमने इसी लाइन को लेकर के बीजेपी की सुभाष जी से सवाल किया था, खरीद रखे थे, पर वो विकास की बातों में ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विकास की बात करते रह गए। बस चलते चलते सुभाष जी, सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं दाल का मुद्दा बड़ा अहम था, कीमतों का मुद्दा बड़ा अहम था, बढ़े दामों का मुद्दा बहुत अहम था। क्या लगता है इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा? हालांकि कल परिणाम है, आप लोगों ने भी महसूस किया, सच बताइए, कल तो परिणाम है, अब सियासत करने की कोई बात ही नहीं है, तो आप बताइए कि बड़े दामों का मुद्दा कहीं ना कहीं आपके लिए फांस बनेगा? मैं उम्मीद करूंगा कि सुभाष जी इसमें सच बोलेंगे। देखिए इमरान जी, जो अभी सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि देश में आप रहते हैं तो बिना गाय के आप नहीं रह सकते। यदि आप गाय को नहीं मानते कि गाय की बात करनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मैं दाल की बात रूप से भारत भूमि का नहीं होगा। तो गाय के प्रति आदर यदि पूरी दुनिया में होता है, कौन मना कर रहा है कि गाय की बात नहीं करें? आप तो गाय तो हमारी माता है। मैं दाल की बात कर रहा हूँ, दाल का मुद्दा आपके लिए फांस बनेगा क्या? अपनी माँ को दलित बनाने पर भी राजनीति, और किस चीज को राजनीति कीजिएगा भाई? जातिगत बात अभी आप कह रहे थे कि हम जातिगत आंकड़ों में नहीं फंसते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति की बात करते हैं। मैंने नहीं की, मैंने चलते चलते मेरे पास वक्त कम है, मैंने नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने की। ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे पास वक्त कम है, जब विषय की बात हो, मेरे पास वक्त कम है। सुरेंद्र जी, सुभाष जी, सुरेंद्र जी, सुभाष जी, मेरे पास वक्त कम है, हम बात करें और मूल्यों की बात करें। ठीक है सुरेंद्र जी, सुभाष जी, मेरे पास वक्त कम है। मैं बस आपसे जानना चाहता था कि मूल्यों और मुद्दों से न भटके। ठीक है, एक बार आप भी बता दीजिए कौन जीत रहा है भाई? मुद्दों से भटकी हुई राजनीति की तरफ ये तो भविष्य के गर्भ में है, और 9 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा। सुरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं जो भी जीते वो बिहार की तकदीर जरूर बदले। उम्मीद करते हैं कि जो भी जीते वो बिहार को ऐसी लाइन पर लेकर जाए, ऐसी राह पर लेकर जाए कि बिहार को लेकर जो पिछड़ेपन की बात होती है, या बिहार नाम के साथ जो पिछड़ापन जुड़ता है, वो हट जाए, वो दूर हो जाए, ये हम उम्मीद करते हैं।
कौन सा मामला काम कर गया, इमरान, कौन यहाँ सा पर मुद्दा। गुरु ग्रंथ साहिब का एक दोहा पेश करना चाहूंगा। चलिए चलते चलते कि देहु शिवा बर मोह इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब जाई लरे, तब निश्चय कर अपनी जीत करे। क्या बात। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी, उस वक्त ये दोहा लिखा था उन लोगों ने कि देहु शिवा बर मोह इहे, सब शुभ कर्मन ते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब जाई लरे, तब निश्चय कर अपनी जीत करे। तो हम लोग तो निश्चित जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और दोनों ही पक्ष इस उम्मीद के साथ अपनी जीत की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त की मेरे सुभाष जी, धर्मेंद्र जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुभाष ओझा जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 9 घंटे की बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा और उम्मीद करते हैं जिसके भी पक्ष में ये बात आए, लेकिन आज दोनों ही अपनी रात करवटों में गुजारेंगे, चाहे वो एनडीए के लोग हों या महागठबंधन के। और वाकई आज की रात कयामत की रात है। नमस्कार।